हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में स्वाति नाम की लड़की अपनी माँ रेनू और पिता हेमंत के साथ रहती थी। वो हर काम में निपुण और काफी समझदार लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और ऐसे ही एक दिन स्वाति के लिए समीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ निशा और पिता केशव के साथ उनके घर आता है। आइए आइए बैठिए आप लोग। जी जरूर। और भाई साहब, काम वगैरह सब ठीक चल रहा है? जी हाँ, सब अच्छा है। आप जरा लड़की को बुला लीजिए। जी अभी बुलाता हूँ। तभी वहाँ स्वाति आती है और सभी को चाय देती है। समीर के घर वालों को स्वाति बहुत अच्छी लगती है। दोनों के घर वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। साथ ही स्वाति भी घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन अचानक स्वाति की सास निशा अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती है और हर समय बस उसे कोसती रहती है। ऐसे ही एक दिन स्वाति, अरे ओ स्वाति, कहाँ मर गई? यहाँ मेरे घुटने दर्द से टूटे जा रहे हैं और तू पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ माँ जी? मेरे घुटनों की मालिश कौन करेगा? कितने दुख रहे हैं ये। जी माँ जी, ठीक है, अभी करती हूँ। इस तरह हमेशा ही निशा उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन स्वाति हमेशा ही अपनी बहू का धर्म अच्छे से निभाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अचानक एक दिन समीर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर वालों को काफी सदमा पहुंचता है और इस सब से निकलने के लिए स्वाति समीर के घर वालों की मदद करती है। स्वाति अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती और अपने ससुराल वालों का साथ देती है। कुछ समय बाद गांव में शहर से संचित नाम का एक लड़का आता है जो अपनी पुरानी जमीन के सिलसिले में आया होता है। कुछ दिन वो गांव में ही रुकता है और तभी उसकी नजर स्वाति पर पड़ती है और स्वाति से उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो उससे बात करने जाता है। अरे सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम चले जाओ यहाँ से। स्वाति वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ संचित कहीं ना कहीं से स्वाति के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और एक दिन उसकी ससुराल पहुँच जाता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अंकल, वो मैं गांव में नया आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा तुम यहाँ कैसे? वो अंकल जी, वो समीर भाई के बारे में सुना था, बहुत बुरा लगा मुझे, इसलिए मैं मिलने चला आया आपसे। अच्छा बेटा। अरे बहू, जरा संचित बेटे के लिए चाय लेती आओ। जी पापा जी, अभी लेके आई। वैसे अंकल जी, आपके गांव में कोई ऐसा इंसान है जो कंप्यूटर जानता हो? क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल जी, बस थोड़ा सा जरूरी काम था। ये लीजिए पापा जी। हाँ बेटा, आता है ना, मेरी बहू स्वाति को बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है। क्या सच में अंकल जी? हाँ बेटा, अगर तुम्हें जरूरत है तो स्वाति से करवा लो अपना काम। कुछ ऐसे संचित स्वाति से बात करने का तरीका निकाल लेता है और स्वाति के साथ वक्त बिताने लगता है। साथ ही धीरे धीरे स्वाति भी संचित को जान जाती है और उसे ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि संचित एक बहुत ही नेक लड़का है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहाँ पहले से ही संचित स्वाति से प्यार करता था, तो वहीं अब स्वाति भी उसे मन ही मन प्यार करने लगी थी। लेकिन अपने गांव की पुरानी सोच होने की वजह से वो कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं होने देती थी। लेकिन कुछ समय बाद संचित ये फैसला कर लेता है कि वो अपने दिल की बात स्वाति को बताकर ही रहेगा और उसके घर जाकर कहता है, स्वाति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रही हूँ।
स्वाति, आज मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बता नहीं पाता मैं। तो बोलो क्या बात है? स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। संचित, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? पागल मुझे तुम्हारे प्यार ने बना दिया है स्वाति। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक विधवा हूँ और मेरी शादी दोबारा कभी नहीं हो सकती। भूल जाओ स्वाति कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, और सिर्फ हम दोनों के बारे में एक बार सोचो और मुझे बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? हाँ संचित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्वाति और संचित एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तभी पीछे से ये सब कुछ निशा देख लेती है और आग बबूला हो जाती है और बाहर अपने पति के पास जाकर कलेश करना शुरू कर देती है। अपनी सास की ऐसी आवाज सुनकर स्वाति और संचित बाहर आते हैं। हाय हाय केशव जी, कल मुही ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक बार भी मेरे बेटे का ख्याल नहीं आया तुझे, कुलक्षणी, ये सब करते हुए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोल रही है? अरे बस कर, तू क्या बोलेगी? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, कैसे तुम दोनों एक दूसरे की बाहों में चिपटे हुए थे। अरे भगवान, आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बोलो। हाँ, आपने ही इसको इतनी छूट दे रखी थी। अब देख लो कैसे पराये लड़के को घर बुलाकर मुंह काला करवा रही है अपना। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? अजी, आपको तो मेरी बात पर कभी विश्वास होता ही नहीं है। अपनी इस लाडली बहू से ही पूछ लो, क्या गुल खिला रही थी। ये सब क्या है स्वाति? मैं बताता हूँ आपको अंकल जी, मैंने जब से स्वाति को पहली बार देखा है तब से उसे दिल दे बैठा हूँ, इसलिए मैंने उससे अपनी दोस्ती आगे बढ़ाई ताकि इसके बारे में कुछ और जान सकूं। लेकिन स्वाति ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कुछ। क्या ये सच बोल रहा है स्वाति? वो पापा जी, ये सच बोल रहा है। मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मर्यादा क्या है। अरे नासपीटी, अगर मर्यादा जानती ही थी तो जो अंदर हो रहा था वो क्या था? स्वाति बेटा, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, कम से कम मुझे तो सच बताओ, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, पर मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार पर उंगली उठे। तो ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है? बस तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। ये हरगिज नहीं हो सकता। स्वाति की दूसरी शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों माँ जी, मेरी गलती ही क्या थी? शादी के बाद आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद भी मैंने अपने बहू होने का हर फर्ज निभाया। आपकी बेटी बनकर आपके साथ रही, आपको सहारा दिया। और आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती आज, तो क्या आप उसके साथ भी ऐसे करती? बोलिए माँ जी, बोलिए। स्वाति और अपने पति केशव की बातें सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो स्वाति की दूसरी शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही समय बाद संचित और स्वाति की शादी हो जाती है और केशव निशा के साथ मिलकर अपनी बहू का कन्यादान करता है, जिसके बाद संचित स्वाति को अपने साथ शहर ले जाता है, जहां उसे वो दुनिया की हर खुशी देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी स्वाति बहू का कन्यादान? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ ऐसा हुआ हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीहू एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती को ज्यादा बढ़ाने के लिए नए नए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया करती थी। साथ ही वो अपने लंबे काले बालों पर कभी लाल तो कभी हरा रंग करवा कर आ जाती थी और एक अतरंगी सा भेष बना लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बालों में रेनबो के 7 कलर करवा लेती है, जिसे देखकर उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय हाय कमबख्त, ये क्या करवाया है अपने बालों में? मम्मी, ये आजकल का फैशन है, रेनबो मिजा, you know?
अरे काहे का मिजा, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? अरे मम्मी मार क्यों रही हो? हाँ तो क्या तेरी पूजा करो? कितने पैसे खराब कराई जाकर पार्लर में इन सब के पीछे। जा कोई और कलर करवा कर आ अपने बालों को। कभी भी नहीं मम्मी, अब तो ये ऐसे ही रहेगा और वो भी लाइफ टाइम। दिन बीतते जाते हैं। आसपास के लोग पीहू का ये अतरंगी रूप देखकर हैरान हो जाते थे, पर उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए विनीत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। किरण अपनी बेटी के बालों पर काले विग लगाकर उसे रेडी कर देती है। सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी विनीत की माँ हेमा बोलती है, बहन जी सुना है आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, तो फिर देरी कैसी, बुला दीजिए ना अपनी बेटी को। पीहू अपने नकली बालों को कवर करने के लिए सर पर पल्ला रख लेती है और अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। ऐसे ही दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद विनीत और पीहू की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पीहू अपने हाइलाइटेड बालों को छुपाने के लिए हमेशा ही सर पर पल्ला रखे रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सुबह सुबह जब पीहू पूजा करके जैसे ही अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकती है, तभी उसके बालों से विग उतरकर हेमा के पैरों में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे तेरे बालों को क्या हो गया? ओह थैंक गॉड, अब मुझे इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली सबको पता चल ही गया। इतना कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है और अपने सतरंगी बालों के साथ पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर हेमा का पारा हाई हो जाता है। शाम को जब विनीत घर आता है तब, अरे पीहू ये क्या करा लिया तुमने अपने बालों का? पागल लग रही हो पागल। तुम और तुम्हारी माँ पता नहीं क्या हो यार, मंगल ग्रह से तो नहीं आए? फैशन का बिल्कुल पता नहीं है तुम्हें। पीहू गुस्से में पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और पीहू के बालों का कलर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाल बहुत ज्यादा टूटने और सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पीहू शीशे के आगे बैठी कंघी कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल इतने सफेद होते जा रहे हैं और झड़ भी रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सब मुझे उम्र से पहले बुढ़िया कहने लगेंगे। इन सब से पीहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऑनलाइन बहुत सारे नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स मंगवाती है और उनका इस्तेमाल करने लगती है। पर सारे प्रोडक्ट्स उसके बालों पर बेअसर होते हैं, जिसकी वजह से उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वो बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है। तब लोग उसके बालों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हाय हाय, इस लड़की को तो देखो, शकल से तो कितनी जवान लगती है और बालों से 100 साल की बुढ़िया लगती है, बुढ़िया। सच कह रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने देखा था ना, और रंग बिरंगे बाल लेके घूम रही थी, और आज देखो कैसे नमक जैसी सफेद हो गई। लोगों की ऐसी बातें सुनकर पीहू को बहुत बुरा लगता है। वो सब्जियों का थैला वहीं पर फेंक कर अपने घर लौट आती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। एक दिन इन सब चीजों से इतना ज्यादा परेशान होकर वो गुस्से से बाथरूम जाती है और पास ही रखी कैंची उठाकर अपने बाल काटना शुरू कर देती है। फिर रोते रोते वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हेमा वहां आती है तो अपनी बहू को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने बेटे विनीत को आवाज देती है। विनीत, विनीत, बेटा जल्दी आ, देख बहू को क्या हो गया। पीहू उठो उठो पीहू, अरे क्या हो गया तुमको? कुछ तो बोलो। विनीत पीहू को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद हेमा उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है।
अरे बहू, ये तूने क्या किया? देख क्या हाल बना लिया तूने अपना बेटा। तो और क्या करती माँ जी, अपने शौक और जिद के चलते मैंने अपना ये हाल कर लिया। मेरे सारे बाल झड़ गए। लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमर्जी चलाई। बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जा। और तू देखना, मैं तेरे बालों को पहले की तरह घना और लंबा बना दूंगी। आप सच कह रही हैं माँ जी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही करना। वक्त बीतता जाता है। अब हेमा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है। उसको अच्छे से खाना खिलाना, समय पर बालों में तेल लगाना, मसाज करना और साथ ही कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना। थोड़े ही समय बाद पीहू के बाल लंबे, काले और घने हो जाते हैं। जो भी उसको देखता उसके लंबे बालों की तारीफ करता नहीं थकता। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, अगर आप न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे पगला गई हो क्या बहू तुम? बेटी हो हमारी, ऐसे मत कहो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बाकी सब बातें तो ठीक है बेटा, लेकिन अब एक बात याद रखना, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा पाना चाहोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। दोनों सास बहू प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब पीहू अपनी सास के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही वो सभी केमिकल प्रोडक्ट्स का त्याग कर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती है। स्मृति एक सुशील और गुणवान लड़की थी। उसकी माँ सुरेखा और पिता हरिओम दोनों ही एक बड़ी सी कोठी में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करते थे। वो दोनों अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। लॉकडाउन की वजह से उनका दाना पानी ठप हो जाता है, जिसके चलते स्मृति की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो जाती है। लेकिन उनके पास ना महंगा लैपटॉप था और ना ही फोन, इसीलिए स्मृति की पढ़ाई रुक जाती है। एक दिन हरिओम अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अपने किसी मित्र से पैसे उधार लेकर उसके लिए एक स्मार्टफोन ले आता है। बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाओ पापा, स्मार्टफोन! ये कहाँ से मिला आपको? बेटा, तू पढ़ाई में मन लगा, कहाँ से आया और कहाँ से नहीं, ये मत सोच। अच्छा पापा, ठीक है, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती हूँ। उधार लेकर फोन तो आ गया, पता नहीं अब उधार कैसे चुका पाऊंगा। दिन बीतते जाते हैं। हरिओम मेहनत मजदूरी करके अपना सारा कर्ज चुका देता है। एक शाम जब वो काम से घर आ रहा होता है तो अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार टूट जाता है और घर की हालत बद से बदतर होने लगती है, जिसकी वजह से स्मृति को अपनी माँ के साथ घर में जाकर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। वो दोनों माँ बेटी को एक स्वर्ग निवास नाम के बड़े से बंगलों में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। उसकी माँ दामिनी बहुत ही नकचड़ी और गुस्सैल औरत थी। इसी तरह एक दिन सुरेखा गलती से अपने साहब का कोट जला देती है। हाय भगवान, कैसी औरत है ये! तुझे पता भी है बैल बुद्धि, कितना महंगा कोट था ये, तेरी औकात से बाहर है। अरे बहन जी, माफ कर दीजिए हमका, हमें पता ही नहीं चला कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई है। हमसे सच में बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोट पहन लूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं बेटा, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ती है, वरना सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। बस कीजिए मालकिन, मेरी माँ जब माफी मांग रही है तो आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं उन पर? अरे अगर ये कोट हमारी औकात से बाहर है तो आपकी औकात के अंदर तो है ना, फिर आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? नया ले लीजिए। हाँ हाँ,
ताकि तू दूसरा भी जला दे हैं? मैं तुझे तो तेरी नौकरी से निकालती हूँ। दफा हो जा मेरी घर से। अरे आप हमें घर से क्या निकालेंगी? हम खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहते, जहाँ किसी को किसी की इज्जत करना ही नहीं आता। अरे बस करो, ये कोई अखाड़ा नहीं है जो सब लड़ रहे हो। माँ, मैंने कह दिया ना कि कोई बात नहीं है, नौकरी से जाने की भी किसी को जरूरत नहीं है, और ये मेरा घर है और मेरा आखिरी फैसला होगा। दैट्स क्लियर। ओके सर, जैसा आप कहें। धीरज को स्मृति की सूझबूझ और खुद के लिए लड़ता हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और खुददारी के साथ करती रहती है, जिसे देखकर धीरज के मन में स्मृति के लिए प्रेम की भावना जागने लगती है। तो वहीं स्मृति भी उसकी उदारता और अच्छा दिल देखकर धीरज से प्यार करने लग जाती है, पर उससे वो कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन धीरज उसे अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाता है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या बात है? स्मृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक। हम एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? क्या तुम भी इस भेदभाव को मानती हो, गरीब अमीर? नहीं सर, अमीर गरीब तो बस लोक दिखावा है। इंसान अपने अच्छे गुणों, संस्कारों और अपने अच्छे दिल से अमीर बनता है। एग्जैक्टली, तुम भी अमीर हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अब हाँ भी बोल दो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। हाँ, करती तो हूँ, पर मैं आपको कभी बोल नहीं पाई क्योंकि आपकी माँ हमारे इस रिश्ते को कभी अपनी मंजूरी नहीं देंगी। उनकी चिंता तुम क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बस हाँ बोलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आई लव यू स्मृति। आई लव यू टू धीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरह वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धीरज स्मृति को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। दामिनी उन्हें ऐसे देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है, पर धीरज उसे किसी तरह मना लेता है। दामिनी अपने बेटे के आगे स्मृति को बहू के रूप में स्वीकार करने का झूठा दिखावा करती है, पर मन ही मन उससे नफरत करती रहती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन धीरज जब घर पर नहीं होता और स्मृति अपने कमरे में सो रही होती है, तो दामिनी दबे पांव स्मृति के कमरे में जाती है और पूरे कमरे में मिट्टी का तेल डाल देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। जैसे ही स्मृति की आँख खुलती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी। यहाँ मेरे कमरे में चारों तरफ आग लग गई है। प्लीज माँ जी, धीरज कहाँ है आप? जल्दी आइए, मुझे बचाइए प्लीज। कोई नहीं बचाएगा अब तुझे। अब जलकर यहीं मर। बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी हवा में। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जलकर मर जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ धीरज आ जाता है और जल्दी से स्मृति को आग से बचाकर बाहर ले आता है। माँ, आपने मेरी बीवी को जलाकर मारने की कोशिश करी। आज तक आप उसे बहू मानने का झूठा दिखावा कर रही थी। तो और क्या करती? तेरी इस हरकत से मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी। माँ, ये सरासर जुर्म किया है आपने। मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। रुको, अभी कॉल करता हूँ पुलिस में। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो माँ है आपकी। अरे कैसी माँ, जिसे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की चिंता है। और नहीं तो क्या, समाज में मेरी बदनामी हो गई इसकी वजह से। अब तू इसे घर से निकाल दे बेटा। अरे बस माँ, स्मृति क्या, मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगा और दम घुटता है मेरा इस दिखावे की जिंदगी में। चलो स्मृति, हम नहीं रहेंगे यहाँ। इसी तरह वो दोनों उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो शहर से दूर एक झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ धीरज को इस बात का पता लगता है कि स्मृति पढ़ लिखकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। वो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपनी बीवी की IAS की पढ़ाई शुरू करवा सके। वहीं स्मृति भी घर के काम के साथ साथ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है।
स्मृति अव्वल अंकों से परीक्षा में पास होकर एक बहुत अच्छी IAS ऑफिसर बन जाती है, जिसके बाद हर जगह उसका खूब नाम होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दामिनी का घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो अपने बेटे और बहू से माफी मांगने के लिए उनके पास जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समझ ही नहीं पाई कि तेरे अंदर कितनी काबिलियत है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। लेकिन मैंने नहीं किया। अरे ये तुम्हें जान से मारना चाहती थी, यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं ना, आप उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है ना, और पछतावे से बड़ा कुछ नहीं होता। बेटा मुझे माफ कर दे, घर चल मेरे बच्चे। मेरा असली धन दौलत तो तुम मेरे बच्चे ही हो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को माफ कर देता है। साथ ही धीरज और स्मृति दोनों मिलकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। स्मृति अपने IAS के पद के साथ साथ अपने ससुराल की भी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। निशा एक बहुत ही चंचल और गुणों से भरपूर लड़की थी। वो बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो अनाथ हो गई थी, जिसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा वीर सिंह और चाची ममता देवी ने ही किया, जिनकी खुद की कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा ही निशा को अपनी खुद की बेटी समझा और उसे उतना ही प्यार दिया जितना वो अपने खुद के बच्चे को देते। साथ ही उसे पढ़ाया लिखाया। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा पुत्र, उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना? क्या है चाची, 5 मिनट और सोने दो ना। ये लड़के भी ना। अरे उठ जा, टाइम हो गया है बेटा तेरा। अरे लो, मेरी माताजी उठ गई, अब तो खुश हो ना। निशा तैयार होके कॉलेज जा रही होती है। तभी रास्ते में वो एक कार से टकरा जाती है और कार में से रोहन नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो क्या? ओ मैडम, आपको कौन सा दिखता है? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पे बैठो ना। मैडम, जब सड़क पर चलना नहीं आता तो घर पर बैठो ना। हे भगवान, सुबह सुबह इसी पनौती से पाला पड़ना था क्या मेरा? सारा दिन खराब कर दिया मेरा। क्या कहा तुमने? पी फॉर पागल। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। निशा कॉलेज से घर आकर अपने फोन में फेसबुक चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो एक अननोन लड़के के कांटेक्ट में आती है। थोड़े ही समय में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों रात भर बैठकर एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह निशा रेडी होकर पार्क में आ जाती है, जहां पर उसका फेसबुक का दोस्त उससे मिलने आने वाला था। तभी सामने से हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए चलकर आ रहा होता है एक लड़का। वो कोई और नहीं बल्कि वही रोहन होता है जिसकी गाड़ी से पहले निशा टकरा गई थी। और उसे देखकर निशा बहुत ही बुरा सा मुंह बना लेती है। अरे मिस्टर पनौती, आप यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता यहाँ? पार्क तुम्हारे चाचा जी ने बनवाया है क्या? ए, चाचा पे मत जाना, समझे? अरे जाओ ना, वैसे भी यहाँ मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ और तुमसे बात कर कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ तो मुझे भी क्या पड़ी है तुम्हारी, जाओ ना। ये तो आप ही जानो मैडम। ओ मिस्टर पनौती, हप, हुर्र। क्या पागल लड़की है यार ये। तभी निशा अपने फेसबुक वाले दोस्त को फोन करती है और सामने खड़ा रोहन फोन उठा लेता है। अरे यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम? क्या तुम हो वो जिससे मैं यहाँ मिलने आई हूँ? मेरे फेसबुक वाले दोस्त? ओह शिट! शायद बदकिस्मती से वो मैं ही हूँ। हे भगवान, ये क्या है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मुझे नहीं पता था उस फेसबुक वाली किताब के पीछे तुम हो मिस्टर पनौती। अरे सुनो यार, जो हुआ उसे भूल जाओ और दिल से सॉरी यार, जिस तरह से मैंने तुमसे बात की। वैसे सॉरी मेरी तरफ से भी।
मैंने भी तुमसे कुछ खास अच्छे तरीके से बात तो नहीं की कभी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लग जाती है और वो एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के लिए सीसीडी में मिलते हैं। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना रोहन, क्या हुआ? निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। आई लव यू सो मच। और अब बहुत टाइम हो गया है हमारे रिलेशनशिप को। मैं फाइनली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? वो भी पनौती से? यार प्लीज, मजाक नहीं। शादी के बाद मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं यार, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सब ठीक है ना? सोच रही हूँ कि लाइफ टाइम तुम्हें झेल भी पाऊंगी या नहीं। यार तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? अरे अरे बाबा, मैं बात करती हूँ घर में, मेरे मिस्टर पनौती। निशा अपने चाचा चाची को रोहन के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ही उसकी फोटो भी दिखाती है। निशा के चाचा चाची रोहन को बहुत पसंद कर लेते हैं। वो लोग रोहन को अपने घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए बुलाते हैं। जी नमस्ते चाचा चाची जी। बैठिए बेटा जी। रोहन बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? जी मैं अकेला हूँ और मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह, माफ करना मुझे बच्चे। जी कोई बात नहीं। वैसे आप करते क्या हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार। जी सुनाई नहीं दिया बेटा जी, दोबारा बोलो। जी वो सिडनी में जॉब करता हूँ और अब वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। इस तरह परिवार वाले निशा और रोहन का रिश्ता पक्का कर देते हैं और थोड़े ही समय बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों सिडनी शिफ्ट हो जाते हैं। रोहन भी मन लगाकर वहाँ अपने ऑफिस में काम करता, तो वहीं दूसरी तरफ निशा ने भी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। साथ ही वो वहाँ की वेशभूषा को भी अपना लेती है। और ऐसे ही एक दिन, डार्लिंग, उठ जाओ ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है यार, तुम मेरा लंच बना दो जब तक मैं आता हूँ नहा के। ओके। अच्छा चलो बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए नाश्ते में? कुछ भी टेस्टी सा। लिट्टी चोखा खाओगे क्या? क्या? लिट्टी चोखा? ये क्या होता है? मेरे प्यारे पतिदेव, बस आम खाइए, गुठलियों को मत गिनिए। निशा जल्दी से रोहन के लिए लंच बनाती है और वो उसमें उसके लिए लिट्टी चोखा तैयार करके उसकी ऑफिस भेज देती है। रोहन ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है, जहां सभी लोग निशा का बनाया लिट्टी चोखा खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निशा के बनाए हुए लिट्टी चोखे का टेस्ट ऑफिस के सभी लोगों के जुबान पर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रोहन, आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? बात क्या है, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूँ, जहाँ पर मैं लिट्टी चोखा बनाकर सेल करूँ। सोचा तो बहुत ही अच्छा है तुमने। वैसे भी तुम्हारे हाथ का टेस्ट सबको पसंद भी तो आता है। तो फिर ठीक है, मिशन इंडियन फूड कल से ही शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद निशा अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर लिट्टी बनाती और फिर उनको कोयलों पर पकाती। धीरे धीरे उसका लिट्टी चोखा और भी ज्यादा मशहूर होने लगा था और उनका छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल जाता है। अब वो और भी कई सारे इंडियन फूड्स जैसे कि अप्पे, दाल बाटी, डोसा जैसे आदि चीजें बनाने लगती है। वक्त बीतता जाता है और चीजों की बढ़ती डिमांड के चलते वो अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी देना भी शुरू कर देती है। साथ ही वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए नई नई रेसिपीज को भी लोगों के साथ शेयर करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो जल्दी से ये बात रोहन को जाकर बताती है। रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। ओह सच में निशा, आई लव यू यार। आज तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं।
वक्त बीतता जाता है। अब रोहन भी निशा के साथ मिलकर लिट्टी चोखा बनाने में उसकी मदद करता है। थोड़े ही समय बाद निशा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में रहने वाली नेहा की, जो बहुत ही संस्कारी और गुणों से भरपूर लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। परिवार में उसके पिता राम सिंह और माँ विमला रहा करते थे। उसके पिता की समोसे की दुकान थी, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था और नेहा भी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का उनकी दुकान में सहयोग किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे नहीं बिटिया, तू रहने दे, मैं कर लूँगा। अरे पिताजी, आप करें या मैं करूं, बात तो एक ही है ना। हा हा हा, अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है, अब तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। पिताजी आप भी ना। चल जा अब घर, बाकी मैं कर लूँगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नेहा मन लगाकर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है और वो उसकी शादी के लिए रिश्तेदारों के घर फोन करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा की मौसी अंजू देवी सागर नाम के लड़के का रिश्ता लेके उनके घर आती है। सागर पेशे से एक डॉक्टर होता है। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी एक विधवा माँ मुन्नी देवी ही थे। दोनों माँ बेटे बहुत ही रूढ़िवादी सोच के थे। सागर अपनी माँ के साथ उनके घर आता है। अरे नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आइए बैठिए। अरे दीदी, जरा भी देर ना करो और बुलाई लो हमारे नेहा बिटिया को। अरे छोटी, तू बैठ जा, मैं लेकर आती हूँ नेहा को। अरे जल्दी बुलाओ लड़की को, हमारा लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर। अभी अस्पताल भी जाना है इसको। तभी नेहा वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। सभी को नेहा और सागर की जोड़ी एक दूसरे के लिए बहुत पसंद आ जाती है। घर वाले आपस में बातचीत करके दोनों की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। नेहा ससुराल की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये खबर जाकर अपने पति और सास को देती है। जी सुनिए ना, आप पापा बनने वाले हैं। तो ये बात है। अब ये बताओ, कौन सा मंथ चल रहा है तुम्हारा? जी वो अभी दूसरा महीना चल रहा है। वैसे मुझे ये बच्चा अपने बेटे के रूप में चाहिए। जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में पलने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की होगा तो आपका ही ना। ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? मैं जैसा बोलूं वैसा करो तुम। अरे अब ज्यादा बक ना कर। हमने भी एक लड़के को जन्म दिया था, तो तू भी अब लड़का ही जन्म देगी। माँ जी, ये कैसे सोच विचार है आपके? आखिरकार आप भी तो किसी की बेटी बनकर ही जन्मी थी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह बात करने की? ऐसे ही आए दिन नेहा के साथ मारपीट और अत्याचार होने लगते हैं। सागर और उसकी माँ नेहा की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी इलीगल सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये सब जानने के बाद वो उस बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं और जब ये बात नेहा को पता चलती है तो वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सागर नेहा को लेने उसके घर आता है। नेहा, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुमको लेने आया हूँ। अरे दामाद जी, आप आइए ना, बैठिए। आप अभी यहाँ क्या लेने आए हैं? चले जाइए यहाँ से। अरे मैं अपनी नेहा को लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो नेहा। अरे जिस दिन आपने मेरे बच्चे को मार दिया था ना, उस दिन मैं भी मर गई थी आपके लिए। प्लीज नेहा, मान जाओ ना यार। घर वालों के कहने पर नेहा सागर को माफ कर देती है और उसके साथ वापस उसके ससुराल लौट आती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। नेहा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है
और जब ये बात वो जाकर सागर और उसकी माँ को बताती है तो वो दोनों मिलकर एक बार फिर से उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं, जहाँ जांच के बाद पता चलता है कि एक बार फिर से उसके गर्भ में लड़की ही है और वो लोग दोबारा उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। नेहा फिर से नाराज होकर अपने मायके आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। अरे नेहा बेटा, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी ही थी जो उन जानवरों के साथ तुझे भेज दिया। मेरी लाडो, तू सही कहती थी, हमारी गलती थी जो हमने तुझे दोबारा उन राक्षसों के पास भेज दिया। नहीं नहीं माँ जी, पिताजी, आप एक दूसरे को दोष मत दीजिए। गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने 2 बार मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला जरूर लूंगी, एक एक को उसके किए की सजा दूंगी। तभी अचानक राम सिंह को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो दर्द से करहाने लगता है। तभी नेहा और उसकी माँ उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ राम सिंह को मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। नेहा अपने पापा की समोसे की दुकान अब खुद चलाना शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन समोसे की दुकान पर जी, एक समोसा कितने का है? जी बस 10 रुपए का है। जी 2 समोसे दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। वाह, क्या समोसा है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। बहन जी, जरा 20 समोसे और पैक कर दीजिए। जी जरूर, अभी पैक कर देती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा के समोसे की चर्चा हर तरफ होने लगती है। साथ ही उसके घर की हालत भी अब ठीक होने लग जाती है। नेहा की समोसे की दुकान अब एक बड़े होटल में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी ये कामयाबी देखकर उसके पति को और उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों उसके घर आते हैं। मुझे माफ कर दो नेहा। आप दोनों यहाँ कैसे? क्या चाहिए आपको मुझसे? अरे आप लोगों को चैन नहीं मिला मेरे बच्चे को इतना सताकर, जो यहाँ फिर से चले आए। अरे बहन जी, माफ कर दीजिए, अब जो भी पिछला हुआ उसे भूल जाइए। अरे मुझे तो शर्म आती है आप दोनों की सोच पर। अरे कैसे माँ बेटे हैं आप, जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। भूल जाइए कि मैं कभी आपको माफी दूंगी। आपने एक नहीं 2 बार मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे मारा पीटा, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? माफी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, बल्कि आपके किए की सजा दूंगी, वो भी आज और अभी। नेहा हमारी इकलौती बेटी है, पर हमने कभी उसे अपने बेटे से कम नहीं माना, समझे आप? और इसने हर कदम पर एक बेटा बनकर हमारा साथ दिया। बेटा तो फोन मिला पुलिस को और डाल दे इन्हें सलाखों के पीछे। तभी नेहा पुलिस को फोन करके घर बुला लेती है और पुलिस को अपनी सारी आपबीती बता देती है। पुलिस सागर और उसकी माँ को घरेलू हिंसा और गैर कानूनी सोनोग्राफी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही सागर का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इस तरह नेहा अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लेती है और अपने समोसे बनाने की कला के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये समोसे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से स्वादिष्ट समोसे बनाती हो, जिसे देखकर आपकी जीभ लपलपा जाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।